8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 6 हमारा कक्षा 10 विज्ञान में जैव प्रक्रम, तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इससे पहले आपके जो पार्ट 1 है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आपको उस वीडियो को देखना है और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो साथ साथ में ये नोट्स हैं आपके, इनको आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है इसमें मनुष्य में पोषण, यानी मनुष्य में पोषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं मानव पाचन तंत्र, यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मानव पाचन तंत्र क्या होता है और इसके प्रमुख जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि भोजन के अंतःग्रहण से लेकर, यानी जब भोजन को हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो वहां से लेकर और मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। यानी भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया है उससे लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित है और सामंजस्य के साथ ये कार्य करते हैं और यही हमारा क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। उसके बाद में है पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यानी पाचन में भोजन के जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में बदलने के लिए हमें रासायनिक क्रिया, एंजाइम, इनकी आवश्यकता होती है। और पाचन तंत्र निम्न 2 रचनाओं से मिलकर बना होता है। पाचन तंत्र कौन कौन सी रचनाओं से मिलकर बना होता है? तो उसमें पहली जो रचना है वो है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। तो इनको भी हम बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पाचक जो ग्रंथियां हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करें आहार नाल, यानी आहार नाल क्या होती है। तो मनुष्य की आहार नाल लंबी, कुंडलित एवं पेशीय संरचना है कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो लंबी, कुंडलित और पेशीय संरचना होती है जो मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली रहती है। यह मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली रहती है और मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यानी मनुष्य में आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 8 से 10 मीटर। ओके, इस बात को आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है आहार नाल के प्रमुख अंग। तो आहार नाल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है मुख, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा है आपकी ग्रास नली और 4 नंबर है आमाशय और 5 नंबर है छोटी आंत और 6 नंबर पर आपके बड़ी आंत। तो इनको भी हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अंग है वो है मुख। तो मुख की हम बात करें तो मुख 2 गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घिरा होता है कि जो मुख होता है वो 2 गतिशील पेशीय होठों के द्वारा घिरा होता है जिन्हें ऊपरी होठ व निचला होठ कहते हैं। और मुख गुहा में खुलता है। मुख कहाँ पर खुलता है? मुख गुहा में। और भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है कि जो भोजन हम खाते हैं उसको हाथों के द्वारा एक निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। और दूसरा अंग क्या है? ग्रसनी। तो ग्रसनी है उसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है कि ग्रसनी का क्या काम है यहाँ पर कि यह भोजन को ग्रसिका में भेजने का काम करती है। उसके बाद में तीसरा जो अंग है वो है ग्रास नली। अब ग्रास नली का क्या काम है? तो यह ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य कौन करता है? ग्रास नली। और अंत में अमाशय में खुलती है और लास्ट में ये कहाँ पर खुलती है?
आमाशय में। उसके बाद में 4 नंबर है आपके आमाशय। आमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है। आमाशय भोजन को पचाने का काम करता है। और 5 नंबर पर है छोटी आंत। तो छोटी आंत का काम क्या है कि इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण आहार नाल के या पाचन तंत्र के किस भाग में होता है, किस अंग में होता है, तो उस भाग या उस अंग का नाम क्या है, छोटी आंत। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको याद करना है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कौन से अंग में या कौन से भाग में होता है, तो उसका नाम क्या है, छोटी आंत। और 6 नंबर पर आपकी बड़ी आंत। तो इसका मुख्य कार्य जल, खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करता है। कि इसका प्रमुख कार्य क्या है, जल, खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है। उसके बाद में है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका, यानी हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल का क्या योगदान है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो बुक है उसमें दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि हमारे उदर में, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, अम्ल का क्या योगदान है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl स्रावित होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो स्रावित होता है। कि हमारा जो आमाशय होता है उसमें उपस्थित जठर ग्रंथियां है उनके द्वारा HCl है वो स्रावित होता है, और यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। जो आमाशय होता है उसमें अम्लीय माध्यम है वो बनाता है। और HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से भी बचाता है। कि हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा HCl स्रावित होता है और यह आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से भी बचाता है। उसके बाद में है आपके पाचक एंजाइमों के कार्य, यानी पाचक एंजाइम है उनके क्या कार्य हैं। तो एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं। एंजाइम है वो क्या होते हैं, कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। और मुख गुहा में एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। और उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदलता है। कि एंजाइम है वो कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। और मुख गुहा होती है उसमें एमिलेस नामक एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है और पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है। कौन से एंजाइम को, एमिलेस को। किस में बदलता है, माल्टोज में। और उधर में कौन सा अम्ल होता है आपके, लाइपेज नामक एंजाइम होता है। क्या होता है, लाइपेज नामक एंजाइम, जो वसा को वसीय अम्ल या किस में बदलता है, गिल्सरोल में बदलता है। उसके बाद में है यकृत के कार्य, यानी यकृत के क्या क्या कार्य हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 कार्य लिए जो इंपॉर्टेंट है, और इन 4 कार्य को आपको अच्छे से याद करना है। इसमें पहला कार्य क्या है कि यकृत है वो पीत रस का स्रावण करता है। यकृत क्या करता है, लीवर क्या करता है, पीत रस का स्रावण करता है, जो आमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। आमाशय से जो भी भोजन आया है उसको क्या करता है, क्षारीय बनाता है। और दूसरा कार्य क्या है कि यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। यकृत है वो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का क्या करता है, संचय करता है। और तीसरा कार्य क्या है कि यकृत वसा और विटामिन का संचय करता है। यकृत वसा और विटामिन का भी संचय करता है। और 4 नंबर है यकृत वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है। यकृत है वो वसा के इमल्सीकरण में क्या होता है, सहायक होता है, जो भोजन को सड़ने से रोकता है। उसके बाद में है श्वसन, यानी श्वसन क्या होता है। तो श्वसन की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद में इसके प्रकार। तो श्वसन की परिभाषा क्या है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन है वो श्वसन कहलाता है। कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन क्या कहलाता है, श्वसन। और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में क्या होती है, एनर्जी है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद में है आपके श्वसन के प्रकार,
यानी पहले आपको श्वसन की परिभाषा याद करनी है, उसके बाद में है श्वसन के प्रकार। तो श्वसन की अगर हम बात करें तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं, पहला है आपके वायवीय श्वसन और दूसरा है आपके अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या होता है, जो वायु की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम कहते हैं वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन है वो अधिकांश प्राणियों एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 जल तथा मोचित ऊर्जा यानी ATP का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है, यानी जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन है वो अधिकांश प्राणियों में या पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है और इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 जल तथा मोचित ऊर्जा यानी ATP का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। और ये जो रासायनिक क्रिया है ये आपको अच्छे से याद करनी है। सबसे पहले है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के कितने अणु हैं, एक अणु है। और कोशिका द्रव्य या फिर ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में क्या बनेगा, आपके पाइरूवेट। और पाइरूवेट के यहाँ पर कितने अणु हैं, दो अणु। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ATP बनाते हैं, यानी ATP का मोचन होता है, ज़्यादा मोचन होता है, अत्यधिक मोचन होता है। और यहाँ पर ATP का और ADP का पूरा नाम आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, यानी ATP का पूरा नाम लिखिए या ADP का पूरा नाम लिखिए या फिर दोनों का भी आपके आ सकता है। तो ATP का पूरा नाम क्या होता है, आपके एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, आपके एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ADP की फुल फॉर्म क्या होती है, ADP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड है आपके अवायवीय श्वसन। अब अवायवीय श्वसन क्या होता है, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। और इसके द्वारा भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं उनका क्या होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अवायवीय श्वसन है जो सूक्ष्म जीवी जैसे यीस्ट इनमें पाया जाता है। अवायवीय श्वसन किनमें होता है, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं जैसे यीस्ट इनमें होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये रासायनिक क्रिया आपके ये आपको अच्छे से याद करनी है। ओके, और उसके बाद में है ATP। तो ATP जो टॉपिक है उससे आपके बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन है वो कन्फर्म पूछा जाएगा। तो ATP को आपको अच्छे से तैयार करना है। ATP पर आपके टिप्पणी भी आ सकती है कि ATP पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले ATP का पूरा नाम, तो ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है और श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फास्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। तो और ये जो ATP का निर्माण हुआ है ADP और फास्फेट से ऊर्जा की उपस्थिति में, तो इस प्रकार आपके ATP का निर्माण होता है। और ATP की जो फुल फॉर्म होती है वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उसके बाद में इन ATP का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। और ATP के एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने से 30.5 kg प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद में है पौधों में श्वसन क्रिया, यानी जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो पौधों में ऑक्सी तथा एनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। देखिए, हमने वायवीय और अवायवीय श्वसन पढ़ा है। तो वायवीय श्वसन को वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं और जो अवायवीय श्वसन है उसको हम एनॉक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। तो पौधों में ऑक्सी और एनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है, यानी वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन है जो वायवीय श्वसन है वो वायु की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसमें रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु
उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है और CO2 युक्त वायु है वो बाहर निकलती है। और यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती है, जिसमें गैसीय विनिमय 2 चरणों में होता है, जिसमें पहला चरण आपके है श्वसनी कोशिकाओं तथा अंतःकोशिकीय वायु के बीच गैसों का विनिमय, और दूसरा है वातावरणीय वायु तथा अंतःकोशिकीय वायु में विनिमय। तो इस प्रकार से आपके पौधों में श्वसन प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके जंतुओं में श्वसन, यानी जो जीव जंतु होते हैं उसमें श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ, और स्थलीय प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर 5 पॉइंट है टोटल। इन 5 पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है, जिसमें पहला पॉइंट है कि सरल एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा में श्वसन कोशिका कला द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है। और दूसरा है कुछ प्राणी जैसे केंचुए अपनी त्वचा द्वारा गैसों का क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि जलीय जंतु जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे कलोमों तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। और 4 नंबर है यहाँ पर कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाए जाते हैं। और 5 है कि स्थलीय प्राणी जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य आदि में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पार्ट भी आपके कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो उस पर वीडियो है वो जल्दी आएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।